आज मैं आपको टाइड्स के बारे में पढ़ाऊंगा, है ना। टाइड्स, लो टाइड, हाई टाइड, समझते हो क्या होता है हिंदी में, क्या मतलब होता है इसका? ज्वार भाटा। क्या मतलब होता है इसका? ज्वार भाटा। ठीक है। अच्छा, ज्वार भाटा जो है हमारे पृथ्वी के ऊपर समुद्र में चंद्रमा की चांदनी के कारण आज, हाँ, आज निकेतन कॉमेडी के मूड में है क्या? देखो, चांदनी के कारण नहीं होता है, चंद्रमा की ग्रेविटी के कारण होता है ना। चांदनी से कुछ नहीं होता, चांदनी से तो केवल चांद चमकता है बस। ठीक है। तो उससे पहले हमको देखो, ज्वार भाटा जो है, हिंदी में इसे ज्वार भाटा कहते हैं और इंग्लिश में इसको टाइड एंड एब्स कहते हैं, या इसे लो टाइड एंड हाई टाइड भी कहते हैं, है ना। लो टाइड एंड हाई टाइड, ये भी इसको कहते हैं। ठीक। अब ज्वार भाटा में ज्वार का मतलब क्या है, भाटे का मतलब क्या है, टाइड का मतलब क्या है, एब्स का मतलब क्या है, पानी का चढ़ना मतलब क्या कहूंगा मैं उसको, ज्वार कहूंगा कि भाटा? ज्वार। पानी का ऊपर चढ़ना मतलब ज्वार, उसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? टाइड। ठीक। मतलब मान लो ये नॉर्मल मेरा सी लेवल है, इससे अगर पानी इस तरीके से ऊपर चढ़ता है या उठता है तो उसे मैं क्या कहूँगा? ज्वार आया है ना। मतलब अब ये ऐसे वेव नहीं बनाएगा। जनरली क्या होता है कि जैसे ये समंदर का किनारा है, ये पानी है आपका पूरा, अब ज्वार से क्या होता है कि पानी यहाँ तक ऊपर तक भर जाता है। ठीक है। मतलब उसका जो वाटर लेवल है वो ऊपर हो जाता है। और फिर उसी के साथ अगर मैं दूसरी चीज़ कहूँ तो क्या होगा दूसरी चीज़ में, कि पानी सामान्य जल स्तर से, मतलब जो नॉर्मल वाटर लेवल है उससे अगर नीचे जाएगा तो क्या होगा? वो भाटा होगा। ठीक है। अगर नॉर्मल वाटर लेवल से इंक्रीज होगा, मतलब कि ऊपर की तरफ उठेगा तो टाइड होगा, और अगर नॉर्मल वाटर लेवल से नीचे की तरफ आएगा तो क्या होगा? भाटा होगा, एब्स होगा। बात समझ में आ गई? ज्वार भाटा। अच्छा, ज्वार भाटा किसकी वजह से होता है पृथ्वी के ऊपर? इसके बेसिक रीजन जो है वो 3 है ना। पहला रीजन तो आपने बता ही दिया, क्या है वो? मून। ठीक है। मून है, मून की ग्रेविटी, मतलब मून का जो गुरुत्वाकर्षण का बल है उसके कारण ज्वार भाटा आता है। ठीक। देखो, गुरुत्वाकर्षण के कारण केवल ज्वार आता है, और जैसे ही ज्वार आएगा तो भाटा अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि पानी एक जगह से ऊपर उठेगा तो दूसरी जगह से खींचेगा तभी ऊपर उठेगा वहाँ से, है ना। जैसे मान लो ये पृथ्वी है, अगर पृथ्वी के ऊपर से मान लो ये चंद्रमा है ना। अब इसने अगर अपने गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा, ग्रेविटी के थ्रू पानी को खींचा ऊपर, तो पानी मान लो यहाँ से इस तरीके से ऊपर उठा। ठीक। ये ऊपर उठ गया। अब पानी ऊपर उठा तो कहीं ना कहीं से पानी इसको सप्लाई करने के लिए यहाँ से जाएगा बहता हुआ, मतलब कि इन जगहों पर क्या होगा? पानी का स्तर नीचे चला जाएगा। ठीक। तो जहाँ पर स्तर नीचे चला गया उसको मैं बोलूँगा भाटा, और जो ऊपर उठ गया उसको क्या बोलूँगा? ज्वार, है ना। ये हो गई हाई टाइड, ये हो गई लो टाइड। तो मतलब कि ये दोनों कैसे हैं? एक साथ ही आएंगे। अगर ज्वार उठेगा तो कहीं ना कहीं भाटा आएगा, और अगर भाटा उठा है उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ज्वार आया है। तो समुद्र का जल स्तर ऊपर नीचे होना, वाटर लेवल जो है चढ़ना उतरना, किसकी वजह से होगा? मून की ग्रेविटी के थ्रू। ठीक। दूसरा जो इसमें कुछ रोल है ना, बहुत कम इसकी जो है फ्रीक्वेंसी होती है, कि सन की जो ग्रेविटी है, सन की ग्रेविटी के कारण भी जो है इस तरीके की चीजें होती है। तो दूसरा रीजन कौन सा है? सन की ग्रेविटी। मेन रोल किसका है? चंद्रमा का, है ना। चंद्रमा के कारण, मून के कारण ही आपका जो है ज्वार भाटा आता है, और उसमें जो दूसरा रोल है वो किसका है? दूसरा रोल जो है वो सन का है। तीसरा इसमें एक और फैक्टर आता है जिसके कारण ज्वार भाटा आता है। तीसरा फैक्टर जो है हमारा वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। हाँ, सेंट्रीपिटल फोर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? अप केंद्रीय बल। अप केंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है। इसकी वजह से भी जो है आपका ज्वार भाटा आता है। ये सभी चीज़ों को हम एक एक करके डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पहले ये बेसिक 3 रीजन उसके लिख लो वहाँ पर, है ना। इसके बाद में सबसे पहले हम मून के ऊपर बात कर लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि मून हमारा जो है इसमें मेन रोल प्ले करेगा। चंद्रमा मुख्य रूप से क्या क्या काम करेगा और किन किन चीज़ों की वजह से ज्वार भाटा आता है, चंद्रमा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो है हमारे पास होनी चाहिए। देखो, जब कोई ऑब्जेक्ट घूमता है, अब केंद्रीय बल क्या होता है? किस दिशा में लगता है वो? डायरेक्शन, सेंटर में। ठीक है। चलो, गुड। अब केंद्रीय बल का मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब घूमता है, जैसे पृथ्वी है उसके अक्ष पर क्या हो रही है? घूम रही है। तो घूमने की वजह से एक फोर्स जनरेट होता है जो कि उसके सेंटर की तरफ होता है ना। इसको हम क्या कहते हैं? अपकेंद्री बल। जैसे इसका एग्जाम्पल आप अच्छे से समझ सकते हो, आप
हाँ लट्टू भी है। अगर आप एक डोरी में एक पत्थर वगैरह कोई भी बांध के अगर उसको घुमाओ तो डोरी में अपने आप टेंशन आ जाएगा, मतलब अपने आप डोरी क्या हो जाएगी, तन जाएगी, है ना, खिंचाव आ जाएगा। वही खिंचाव किसकी वजह से आ रहा है, इस बल की। अच्छा इसका इसमें एक और फोर्स होता है, वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, अभिकेंद्री बल। एक अपकेंद्रीय होता है और एक अभिकेंद्रीय। अभिकेंद्रीय बल किस दिशा में काम करेगा, वो ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ, ठीक है। तो ये दोनों बल होते हैं, पर अभी जो हमारा रीजन है वो कौन सा है, अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल कब उत्पन्न होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट घूमेगा, चाहे वो छोटे से छोटा ऑब्जेक्ट हो, चाहे अर्थ जैसा कोई बड़ा ऑब्जेक्ट हो। अगर वो घूम रहा है तो उसमें केंद्र की तरफ एक बल उत्पन्न होगा, उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, ठीक। चलो अब पहले हम चंद्रमा के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर टाइड्स के ऊपर हम वापस आ जाएंगे, है ना, एक एक करके उनके सारे रीजंस मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो बताओ जरा, चंद्रमा जो है, पहली लाइन इसके बारे में लिखो कि मून जो है हमारा, उसका एक और नाम है, वो है लूनार। मून को क्या कहते हैं, लूनार, ठीक है। एक लूनार कास्टिक नाम का केमिकल आता है, AgNO3। कौन सा, AgNO3, है ना। सिल्वर नाइट्रेट जो होता है लूनार कास्टिक भी कहा जाता है। तो वो लूनार क्यों कहा जाता है उसे, क्योंकि अगर वो हमारी स्किन पर पड़ जाए केमिकल तो वो सफ़ेद दाग बना देता है, जैसे चांद सफ़ेद होता है ना वैसे, तो इसलिए उसको भी लूनार कास्टिक कहा जाता है। तो लूनार का जनरली जो मतलब है वो क्या होता है, कूल, ठंडा, है ना। लूनार का मतलब क्या है, कूल, मतलब कि ठंडा। चंद्रमा जनरली क्या होता है, ठंडा होता है ना। अब वो उस पर जो सनलाइट है वो रिफ्लेक्ट होकर हम तक आता है, इस वजह से डायरेक्ट उसका कोई लाइट नहीं है, इसी कारण के से वो कैसा है, ठंडा है, ठीक। दूसरी बात लिखो चंद्रमा के बारे में कि चंद्रमा जो है सेकंड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है सोलर सिस्टम का, ठीक है, आफ्टर द सन। सूर्य के बाद दूसरा क्या है, वो ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है जो कि हमारे सोलर सिस्टम में है। पर यहाँ पर कंडीशन क्या है कि अगर आप अर्थ से देख रहे हो तो, है ना। अगर आप दूसरे प्लेनेट से देखोगे तो वहाँ का चंद्रमा ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा। तो अभी तो हम अर्थ पर ही है, इसलिए हम अर्थ की ही बात करेंगे। तो अर्थ से देखने पर, पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा क्या है, सेकेंड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है भाई। चलो अगली बात लिखो, तो चंद्रमा बना कैसे होगा बताओ जरा, अर्थ से ही बना है ना। एक थ्योरी आती है, देखो इधर, ये अर्थ है हमारी, है ना। पुराने ज़माने में जब 4-5 अरब साल पहले, है ना, जब अर्थ नई नई बनी थी और उस समय बहुत ज़्यादा गर्म भी थी है और सारे प्लेनेट जो है वो इधर उधर टकराते रहते थे एक दूसरे से। तो उसी समय के दौरान क्या हुआ कि ये केवल एक हाइपोथेसिस है, कल्पना है, एक्चुअल में ऐसा हुआ है नहीं हुआ है किसी को नहीं पता है ना। पर ज़्यादा प्रूफ इसी थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। तो क्या हुआ उनके अकॉर्डिंग कि ये जो ये ओरिजिन ऑफ मून हुआ है, चंद्रमा का जो निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ है कि पृथ्वी से एक बहुत बड़ा प्लेनेट, लगभग किसके साइज का, मंगल ग्रह के आकार का, ठीक है, मंगल ग्रह के आकार का, हो सकता है वो मंगल ग्रह ही हो, है ना, ये भी कोई कंफर्म नहीं है। पर हम उसका जो साइज था वो कितना बड़ा था, मंगल ग्रह के आसपास। तो मंगल ग्रह के आकार का, मास के साइज का एक प्लेनेट अर्थ से क्या हुआ, टकराया, है ना। जैसे आजकल हमारे यहाँ एस्ट्रॉइड्स वगैरह गिरते रहते हैं, वैसे ही वो भी क्या था, एक बाह्य अंतरिक्ष से आने वाला, मतलब कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट था। और वो जैसे ही आया उसने क्या किया, अर्थ को एक टक्कर लगाते हुए जोरदार, और इधर से निकल गया, है ना, मतलब ऐसी टक्कर मारते हुए अपने रास्ते पर चला गया। उसका नाम था थियो, साइंटिस्ट ने उसका नाम क्या दिया हुआ है, थियो, है ना। थियो नाम का एक ऑब्जेक्ट था। अब जैसे ही वो गया तो क्या किया उसने, अर्थ का बहुत बड़ा जो पोर्शन है वो इस तरीके से यहाँ पर पिट बन गया, गड्ढा बन गया, और अर्थ का जो बहुत बड़ा पोर्शन है वो क्या हो गया, स्पेस में आकर के इस तरीके से स्प्रेड हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक। अब ये जो मलबा निकला बाहर, है ना, ये आगे चल के क्या हुआ, धीरे धीरे ग्रेविटी के थ्रू जुड़ता गया और फाइनली उसने कौन सा शेप ले लिया, अपने मून का शेप ले लिया, ठीक। और अर्थ भी धीरे धीरे टाइम के साथ साथ वापस अपने शेप में आ गई, है ना, क्योंकि हमें पता है कि स्पेस में सारी चीज़ें कैसी हैं, गोली हैं, और अर्थ भी फाइनली अपने किस शेप में आ गई, जो आज है उस शेप में, ठीक। तो ये एक थ्योरी है, और इसको सपोर्ट करने वाले प्रूफ कहाँ से मिलते हैं कि चंद्रमा की जो मिट्टी है, चंद्रमा पर पाए जाने वाले जितने एलिमेंट्स हैं वो लगभग कैसे हैं, अर्थ के सिमिलर है। वहाँ की डेंसिटी हो, वहाँ का वाटर कंटेनिंग है, कुछ भी है ना, एक एटमॉस्फेयर को अगर छोड़ दो और ग्रेविटी को छोड़ दो तो बाकी जो चंद्रमा की हम कहें कि मिट्टी की सॉइल का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, अर्थ के जैसा ही है। इसीलिए वैज्ञानिक मानते हैं कि ये अर्थ का ही एक हिस्सा
था, है ना। अब जो लोग चांद पर गए थे उन्होंने वहाँ से उसके सैंपल्स लेकर आए और उन्होंने यहाँ पर टेस्टिंग वगैरह सब किया, तो उनको पता चला कि ये तो अर्थ के क्या है, बिल्कुल सिमिलर है ना। इसी वजह से वो कहते हैं कि चंद्रमा जो है वो अर्थ से ही बना है। ठीक है भाई, चलो अगली बात लिखो इसके बारे में। ये तो हो गई थ्योरी कि चंद्रमा बना कैसे। चलो चंद्रमा का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना है बताओ जरा। ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के कंपैरिजन में कितना है, कम है, 1/5 कितना है, 1/5 से लेकर 1/6 तक, है ना। तो आप जनरली इसको 1/5 ही लिखो, 1/5 है इसकी ग्रेविटी अर्थ की तुलना में। मतलब अगर पृथ्वी पर आपका वजन 50 किलो है तो यहाँ पर कितना होगा, 10 किलो। ठीक है, ये है। एटमॉस्फेयर की बात करूं तो चंद्रमा का कोई एटमॉस्फेयर है क्या, नहीं है, ना के बराबर। ठीक, चंद्रमा का डायामीटर लिखो जल्दी से। डायामीटर चंद्रमा का कितना है 3774 किलोमीटर लगभग, अप्रॉक्स वैल्यू। ठीक है, 3774 किलोमीटर मतलब 3774। इसके बाद डिस्टेंस बताओ तो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 3,84,000, उसको हम 3,85,000 के लगभग मानते हैं। ठीक है, तो लिख लो जल्दी। चंद्रमा का और अर्थ का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 3,84,000 लगभग, है ना, किलोमीटर। ये हो गया। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है ये क्या है देखो, ये डिस्टेंस भी एवरेज डिस्टेंस है। कल ही मैंने आपको बताया था कि कल या परसों बताया था कि दो तरीके की डिस्टेंस होती है। कौन कौन सी होती है, एक पेरिजी होती है और एक एपोजी होती है। बताओ जरा क्या होती है पेरिजी और एपोजी। कौन सी शॉर्टेस्ट है, पेरिजी शॉर्टेस्ट है और एपोजी क्या है, लॉन्गेस्ट है। मतलब कि पेरिजी का मतलब कि दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की अधिकतम दूरी, है ना, और एपोजी का मतलब क्या हुआ, सॉरी एपोजी मतलब अधिकतम और पेरिजी मतलब न्यूनतम। ठीक, जैसे इधर देख लो एक बार, जिसको नहीं पता है, ये अर्थ है मान लो, है ना, ये सन है। अब ये आपका सॉरी मून है, ये मून का ऑर्बिट है, इस तरीके का है। मतलब मून पृथ्वी से सबसे पास भी रहेगा और पृथ्वी से सबसे दूर भी रहेगा। तो जब वो सबसे दूर होगा तो इस डिस्टेंस को मैं क्या कहूँगा, एपोजी। ठीक है, और जब वो पास में है तो इस डिस्टेंस को मैं क्या कहूँगा, पेरिजी। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो चंद्रमा और अर्थ की जो पेरिजी है ना, पेरिजी कितनी है, 3,62,000 किलोमीटर, मतलब 3,62,000 किलोमीटर। ठीक, और एपोजी जो है वो कितनी है, 4,05,000 किलोमीटर। ठीक, एपोजी 4,05,000 है और पेरिजी 3,62,000 है, और इन दोनों का जो एवरेज है वो कितना है, 3,84,000 किलोमीटर। क्लियर इतनी बात। चलो, मून का जो रिवॉल्विंग और रोटेशन, दो तरीके के मूवमेंट करता है वो। एक तो अच्छा ये बताओ कि मून अपने एक्सिस पर घूमता है कि नहीं घूमता है, चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमता है या नहीं घूमता है। देखो पहली चीज तो चंद्रमा या जो मून है आपका वो दोनों तरीके के रोटेशन करता है ना, मतलब कि रोटेशन भी करता है और रिवॉल्यूशन भी करता है ना। अपने अक्ष पर भी घूमता है, घूर्णन भी करता है और परिक्रमा भी करता है, पर हमें उसकी केवल एक ही साइड दिखाई देती है हमेशा जब भी हम उसको देखते हैं। ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन लिखो। देखो रोटेशन जो है मतलब चंद्रमा का जो घूर्णन है वो कितने दिन में पूरा होता है, 27 दिन में। कितने दिन में, 27 दिन। जैसे अर्थ अपने एक्सिस पर मात्र 24 घंटे में, एक दिन में घूम जाती है, पर चंद्रमा अपने एक्सिस पर बहुत धीरे घूम रहा है, 27 डेज अप्रॉक्स, है ना। ये भी 27 डेज 0.6 आवर्स के करीब इसको लगता है। ठीक, और सेम टू सेम इसका जो रिवॉल्यूशन है ना, मतलब परिक्रमा है, इसकी परिक्रमा भी क्या है, लगभग इतने ही दिन में होती है। परिक्रमा भी 27 दिन में, ठीक है, और घूर्णन भी 27 दिन में, मतलब रोटेशन भी 27 डेज और रिवॉल्यूशन भी 27 डेज। यही कारण है कि चंद्रमा हमें हमेशा क्या दिखता है, अर्थ के रिलेटिवली फिक्स दिखाई देता है। हमको ऐसा लगता है कि वो अपने उस पर घूम नहीं रहा है एक्सिस पर, ठीक है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ठीक, अच्छा दूसरी चीज इन्होंने कहा कि इसका डार्क शेड वाला जो साइड है वो हमको कभी दिखाई नहीं देता है ना। केवल ये वाला जो पोर्शन है वही हमको हमेशा दिखाई देता है, पीछे वाला पोर्शन अभी तक किसी ने देखा नहीं है। और इसी वजह से वैज्ञानिक जो भी अपने प्रोब वगैरह भेजते हैं, हमने भी जो चंद्रयान भेजा था वो इसी जो डार्क एरिया है इसी जगह पर भेजा था, है ना। विक्रम लैंडर जो हमारा था ना, वो भी इसी जगह की छानबीन करने के लिए भेजा गया था, है ना। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया, पर
स्पेस से तो उस पर कंटिन्यूसली नज़र रखी ही जा रही है ना, भले ही वहाँ लैंड नहीं कर पाया पर ऊपर से तो देख ही रहा है। तो ये पिछला वाला जो हिस्सा है इसकी जानकारी बहुत कम है हमारे पास, क्योंकि ये कभी भी हमको इस तरफ से दिखाई नहीं देता है। ठीक, पहली चीज़। अच्छा, दूसरा कि चंद्रमा का कितना % हिस्सा हमें दिखाई देता है, तो लिखो 57%। 57% जो पोर्शन है मून का केवल वही हमें दिखाई देता है, बाकी का जो कितना % बच रहा है 43%, है ना। 43% हमेशा कहाँ रहेगा, शेड में रहेगा, डार्क में रहेगा। ठीक है, चलो। अच्छा, इसके बाद एक और चीज लिखो, स्टडी ऑफ मून। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं, ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। स्टडी ऑफ मून को जो है सेलेनोलॉजी कहते हैं, सेलेनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ मून को सेलेनोलॉजी कहते हैं। ठीक है भाई, चलो। इसके बाद एक और चीज लिखो, 57% उसका पोर्शन जो है हमको अर्थ से दिखाई देता है हमेशा। ठीक है, 57 के अलावा आपको पोर्शन उसका दिखाई नहीं देगा। ठीक, अच्छा, फिर एक और चीज बहुत इंटरेस्टिंग पूछी जाती है, लूनर ईयर क्या होता है, चंद्र वर्ष क्या होता है। भाई जैसे हमारा जो कैलेंडर वगैरह बनते थे ना पहले, विक्रम संवत हुआ, है ना, तो ये सूर्य और चंद्रमा की गणना करके ही बनाए जाते थे, है ना। पहले कोई ऐसे एडवांस एपरेटस तो थे नहीं, वो लोग चंद्रमा और सूर्य की गति का अध्ययन करके लगातार कंटिन्यूसली उसको ऑब्जर्व करके और वो सारी चीज़ें उन्होंने बनाई है। तो उसी में एक टर्म आता है कि लूनर ईयर क्या होता है, मतलब चंद्र वर्ष हम किसे कहते हैं। ठीक, चंद्र वर्ष, और एक आता है चंद्र माह, है ना। मंथ भी होता है चंद्रमा का और ईयर भी होता है। तो देखो, ईयर की बात भी करेंगे, मंथ की बात भी करेंगे। यहां पर अगर एक पॉइंट के रिलेटिव मैं आपसे पूछूं कि जैसे मान लो ये अर्थ है मेरी और ये मून है। अब मून क्या कर रहा है, अपने पाथ पर चल रहा है इस तरीके से, और वो 27 दिन में वापस अपनी इस जगह पर आ जाता है। ठीक है, और मान लो अर्थ पर कोई एक ये पॉइंट है ए। ठीक, इस ए पॉइंट के सामने अभी चंद्रमा है फिलहाल, है ना। अब ये चंद्रमा वापस घूमकर 27 दिन बाद जब तक यहाँ आएगा, तो क्या ये ए पॉइंट यहीं पर रहेगा, क्या रह पाएगा, क्या नहीं रह पाएगा, वो तो आगे बढ़ेगा ना, क्योंकि अर्थ तो क्या हो रही, कंटिन्यूसली घूम रही है, रोटेट कर रही है। इस चीज़ को, ये चीज़ जो है आपका, ये टाइडल में भी इफेक्ट डालेगा। ठीक है, ये वहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि अर्थ में, है ना, पृथ्वी पर 24 घंटे में 24 आवर्स में किसी एक पॉइंट पर कितनी बार टाइड जनरेट होती है ना। तो वो चीज़ भी हमको इसी के साथ कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको अभी जब मैं टाइड पढ़ाऊंगा तब मैं इसको अच्छे से बता दूंगा। अभी चंद्रमा के बारे में हम फटाफट आगे खत्म कर लेते हैं। अगली चीज़ लिखो कि सोलर सिस्टम का 5वें नंबर का, है ना, मतलब 5th लार्जेस्ट सैटेलाइट, 5th लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ सोलर सिस्टम। चंद्रमा जो है, हमारा जो मून है, वो क्या है, 5th लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ सोलर सिस्टम। ठीक, और दूसरी चीज लिखो कि अगर मैं डेंसिटी के अकॉर्डिंग बात करूं, है ना, तो सेकंड नंबर आता है किसका, मून का। मतलब कि जितने भी सैटेलाइट हैं हमारे सोलर सिस्टम में, जितने भी प्लैनेट्स के, उनमें डेंसिटी के हिसाब से अगर मैं देखूं तो चंद्रमा का कौन सा नंबर आता है, दूसरा। पहला नंबर किसका आता है, आईओ का, सैटर्न का एक ये आपका सैटेलाइट है। आईओ सैटर्न का एक सैटेलाइट है, उसका नाम है अकॉर्डिंग टू डेंसिटी। पहले नंबर पर आईओ और दूसरे नंबर पर मून। आईओ क्या है, सैटर्न का एक सैटेलाइट है, मतलब एक चंद्रमा है। अच्छा, चलो अगली चीज लिखो कि चंद्रमा अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है, कितने एंगल पर। अर्थ अपने एक्सिस पर कितने एंगल से टिल्ट है, बताओ जरा। सैटेलाइट्स है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर, उनमें डेंसिटी आईओ की सबसे ज्यादा है। ठीक है, मून की डेंसिटी कितनी है, 5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। 5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। चलो, इसके बाद तो क्या बोला मैंने भाई, चंद्रमा कितने एंगल पर झुका हुआ है बताओ जरा। मतलब 23.5 डिग्री का झुकाव है पृथ्वी का अपने अक्ष पर। देखो इधर, ये अर्थ, ये रहा उसका 23.5 डिग्री। वैसे ही चंद्रमा जो है वो अपने एक्सिस पर 5 डिग्री टिल्ट है। कितने डिग्री है,
5 डिग्री का उसके अंदर झुकाव है, ठीक है, मतलब कि टिल्टनेस है, 5 डिग्री वो अपने अक्ष पर झुका हुआ है, ठीक है। अब देखो इसमें दो तरीके के टिल्ट हम पढ़ेंगे, एक होता है एक्सियल टिल्ट और एक होता है ऑर्बिटल टिल्ट। कौन कौन से टिल्ट होते हैं? एक्सियल का मतलब क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है? ये अक्ष पर झुका हुआ है ना। पृथ्वी के एग्जाम्पल से ही समझ लो उसको। पहले देखो ये अर्थ है, अर्थ अपने अक्ष पर, ये पहले तो एक मैं सीधी लाइन बनाता हूँ और उसके बाद में इसको इस तरीके से, ये देखो ये अर्थ जो है अपने एक्सिस पर इतना झुकी हुई है। ये जो एंगल है हमारा कितना है? 23, ठीक है, एंड हाफ। क्लियर? या इधर मान लेते हैं, क्योंकि अभी इधर या इधर दोनों तरफ में से आप कैसे भी मान लो, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ समझने के लिए डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये अर्थ हमारा झुका हुआ है इस तरीके से। अब देखो ये जो एंगल है, ये सीधी लाइन जो गई और ये जो लाइन है, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? परपेंडिकुलर है, मतलब 90 अंश का कोण बनाती है ना। अब 90 में से 23.5 तो अर्थ झुकी हुई है, तो बचा कितना? 90 माइनस 23 एंड हाफ, तो कितना बचा? मैंने ये पूछा कि अगर मैं 90 में से 23 एंड हाफ को माइनस करूंगा तो कितना बचेगा? 66 एंड हाफ। कितना बचेगा? 66 एंड हाफ, ठीक है। तो ये दो एंगल आ गए मेरे पास। ये जो 66 एंड हाफ है इसको बोला जाता है ऑर्बिटल टिल्ट। क्या बोला जाता है? ऑर्बिटल या ऑर्बिट टिल्ट, मतलब कक्षीय झुकाव। कौन सा झुकाव है ये? कक्षीय झुकाव। देखो इतनी कहानी मैं तुमको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब तुम टाइड पढ़ोगे तो वो सब चीजें बहुत, देखो अर्थ का जो झुकाव है ना, वो भी मायने रखेगा उसके अंदर। जैसे मान लो अगर अर्थ इस तरफ झुकी हुई है और चंद्रमा भी उस समय इसी तरफ है, तो उनका डिस्टेंस कम हो जाएगा, और डिस्टेंस कम हो गया तो टाइड का जो हाइट है उस पर फर्क पड़ेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसलिए हमको ये सब कहानी पढ़ना पहले जरूरी है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया अक्षीय झुकाव, कक्षीय झुकाव मतलब कि ऑर्बिट टिल्ट। ये ऑर्बिट लिख देता हूं मैं, है ना। और ये वाला कौन सा है भाई? इसको मैंने क्या बोला था अभी? एक्सियल टिल्ट, मतलब कक्ष, एक्सियल को क्या बोलते हैं? अक्ष, है ना। अक्षीय, ये अक्षीय और कक्षीय में डिफरेंस हो गया ना। अक्षीय झुकाव, ये अक्षीय है और ये कक्षीय। ये क्वेश्चन अलग अलग पूछे जाते हैं, और जनरली तो यहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। ये कक्षीय है 66 डिग्री वाला, ठीक है, और जो 23.5 डिग्री वाला है वो अक्षीय है। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ पर कैसे बनाते हैं कि यूपीएससी वाले, अपने पीएससी वाले तो सीधे साधे सिंपल से क्वेश्चन पूछते हैं, यूपीएससी वाले बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा आपसे। कैसे पूछेगा कि भाई जैसे अभी मैंने कहा ना कि अगर अर्थ का स्पीड 2 गुना कर दिया जाए, है ना, अभी मान लो 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, अब 2 गुना कर दो, तो बनने वाले टाइड्स जो हैं, है ना, उनका नंबर्स कितना होगा, या एक पॉइंट पर एक दिन में कितनी बार टाइड्स बनेगा। अगर अर्थ का स्पीड में आधा कर दूं तो टाइड्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन पूछेगी यूपीएससी, सीधे सीधे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगी, ठीक है। तो इसलिए ये सब कहानी आपको समझना जरूरी है। बात समझ में आ गई सबको? चलो, इसके बाद और क्या बचता है? चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा का अक्षीय और कक्षीय झुकाव बताओ जरा कितना होगा। ये देखो, ये रहा मून, ये सेंटर लाइन हमने बना ली, है ना। ये जो है केवल 5 डिग्री, सॉरी कितने डिग्री बताया था मैंने? 5 डिग्री। 5 डिग्री झुका हुआ है केवल अपने एक्सिस पर मून, ये 5 डिग्री, ठीक है। तो अब ये कितना बचा भाई? ये वाला पोर्शन 85, ठीक है, 85। 90 में से घटाना है, 90 में से 5 गए, कितने बचे? 85। तो चंद्रमा का ऑर्बिट टिल्ट कितना है? 85, और एक्सियल टिल्ट कितना है? 5 डिग्री। बात समझ में आ गई? कक्षीय झुकाव 85 डिग्री और अक्षीय झुकाव कितना है? 5 डिग्री, ठीक। चलो, फिर इसके बाद जो है अगली चीज हम पढ़ेंगे, 3 टर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट है चंद्रमा से संबंधित, है ना। चलो, 3 टर्म हैं जो चंद्रमा से संबंधित बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। पहला है ब्लू मून, रेड मून और सुपर मून। ब्लू मून, रेड मून और सुपर मून मैं लिखूंगा अभी। ये सब हो गया आपका। चलो, ये टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से बना के घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। तो इन दोनों चीज़ों को अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो, पहला है ब्लू मून, ठीक है,
दूसरा है रेड मून। रेड मून को ही ब्लड मून भी कहा जाता है, ठीक है। और तीसरा जो है सुपर मून। बात समझ में आई? ब्लू मून, रेड मून, ब्लड मून और सुपर मून, ये 3 टर्म जो है हमको स्पेशली पढ़ने पड़ेंगे, ठीक। अब देखो ब्लू मून क्या होता है, एक एक करके मैं समझाता हूँ। ब्लू मून का हिंदी में हम क्या कहेंगे? नीला चंद्रमा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नीला दिखाई देगा उस दिन, है ना, इसका मतलब कुछ और है। इसका क्या मतलब है उसको समझो। देखो हमें पता है कि 1 महीने के अंदर, है ना, 1 महीने के अंदर एक बार जो है हमारा हम कहते हैं फुल मून आता है, मतलब पूर्णिमा आती है, और एक बार जो है क्या आती है? अमावस्या आती है ना। इस तरीके से हमारा जो विक्रम संवत वाला जो कैलेंडर है वो प्रॉपरली 30 दिन का होता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछता हूँ पहले मैं तुमको। हमारा जो हिंदी कैलेंडर है ना, विक्रम संवत जिसको हम कहते हैं, उसमें 1 महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। सारे महीनों में 30 ही दिन होते हैं? किसी में 31 होते हैं क्या? नहीं होते हैं। अच्छा, किसी को हिंदी महीनों के नाम पता है क्या? चलो वेरी गुड। चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, अगन, पौष, माघ और फाल्गुन। चलो अब देखो यहाँ पर क्या दिक्कत है, क्वेश्चन क्या है मेरा वो समझो कि हर महीने में 30 दिन अपने हिंदू वाले में, और महीने कितने हैं? 12। तो 30 में 12 का गुणा करो जरा, कितना आता है भाई? 1 महीने में 30 दिन और ये 12, तो टोटल कितने हुए? 360। अब साल में दिन तो होते हैं 365। ये 365 के जो 5 दिन है ये कहाँ गए फिर? साल में 365 दिन, ये बहुत जरूरी चीज़ है। ये भी ऐसे क्वेश्चन घूम के पूछा जा सकता है। तो महीने तो है 30, है ना, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष 15-15 दिन दोनों में है। अब यहाँ पर 365 में से जो 5 दिन हमारे एक्स्ट्रा हैं वो जो है, जैसे उसने कहा कि अधिक मास में जाके जुड़ता है। वो कहाँ पर जुड़ता है? अधिक मास। हिंदू जो कैलेंडर है उसमें चौथे 5वें साल में 1 महीना एक्स्ट्रा जोड़ा जाता है। मतलब कि उस दिन हमारा, उस साल हमारा जो कैलेंडर है उसमें 13 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं? 13 महीने। कभी एक सावन एक्स्ट्रा आता है, कभी एक कार्तिक एक्स्ट्रा आता है, जैसा भी वो उनका बहुत सारी गणनाएं होती हैं उसमें और भी, तो वो अधिक मास जोड़ा जाता है। मतलब 5-5 करके या 6-6 करके जो दिन जो है वो इकट्ठा हो रहे हैं, उन 6 दिनों को एक साथ, ठीक है, जैसे 6 पंजे 30, तो 5 साल में एक बार वो सीधा 1 महीना जोड़ देंगे, तो ये इसका हिसाब कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? और इंग्लिश वाले क्या करते हैं कि 31 वाला कॉन्सेप्ट चलाते हैं, तो वो एक ही साल में उसको कवर कर देते हैं। पर हमारे यहाँ क्या है कि पूरा सिमिलरली चलता है। 30 दिन मतलब 30 दिन, 1 महीना 30 दिन में खत्म हो जाएगा, और जो एक्स्ट्रा दिन बच रहा है उसको कहाँ पर जोड़ा जाएगा? अधिक मास में। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इधर वापस आ जाओ, हम ब्लू मून की बात कर रहे थे। तो पूर्णिमा जो है, पूर्णिमा कब होगी? ये अर्थ है और ये सन है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि चंद्रमा को कहां रखूं कि पूर्णिमा होगी? अर्थ के किस तरफ रखूं? इधर रखूं कि इधर रखूं? ई साइड का मतलब मेरा यहां से यहां तक पूरा स्पेस, ये ए साइड है, ये पूरा बी साइड है। जस्ट पीछे नहीं बोल रहा हूं मैं अर्थ के, ठीक है ना, जस्ट आगे बोल रहा हूं मैं। आप इतने पोर्शन में से कहीं पर भी रख सकते हो, ठीक है। तो फुल मून पूर्णिमा कब होगी? बी साइड वाले पोर्शन में रखने पर होगी या ए साइड वाले पोर्शन में रखने पर होगी? ए साइड में कभी भी आपकी पूर्णिमा नहीं होगी, ठीक है। क्यों नहीं होगी? क्योंकि पीछे उसके सूर्य है, और अगर मान लो मेरे पीछे से लाइट आता है तो मैं आपको दिखाई नहीं दूंगा, ठीक है। नहीं, दिन तो हो ही जाएगा, पर फिर भी अगर मान लो चंद्रमा यहां पर भी होता तो यहां पर तो दिन है अर्थ के ऊपर, तो वैसे भी दिन में चंद्रमा दिखता है क्या? नहीं दिखता है। और अगर पीछे से कोई मेरे ऊपर लाइट मारेगा तो वो ऑब्जेक्ट जो है सामने वाले को दिखाई नहीं देगा। जैसे कि अगर हेडलाइट, गाड़ियों की हेडलाइट में आप कभी अंधेरे में कहीं गए हो तो आपको पता होगा कि अगर मैं सीधा लाइट के सामने खड़ा हो जाऊं तो मैं किसी को दिखाई नहीं दूंगा, सामने वालों को, ठीक है। हाँ, जो मेरे पीछे की तरफ है वो मुझे देख पाएगा, पर सामने वालों को मेरा चेहरा वगैरह क्लियर दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो इसी तरीके से मून अगर इस एरिया में है तो सन का लाइट सीधा उस पर पड़ेगा, और अर्थ पर भी उस समय क्या है? दिन है, इस वजह से वो हमको दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर क्या होगा? अमावस्या होगी। अमावस्या को क्या कहते हैं इंग्लिश में? न्यू मून कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यू मून, ठीक। ये अमावस्या हो गई। और इस तरफ क्या होगी? पूर्णिमा। जैसे ये लाइट पूरा यहाँ जाएगा और यहाँ से टकरा के कहाँ आएगा? मेरे पास आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गई? फुल मून, पूर्णिमा हो गई, ठीक। पूर्णिमा और इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो जरा कि ब्लू मून का मतलब क्या है कि अगर एक कैलेंडर मंथ में,
मतलब 1 महीने के अंदर। कौन सा महीना? इंग्लिश वाला, क्योंकि हिंदी में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इंग्लिश वाले महीने के हिसाब से अगर 1 महीने में 2 बार पूर्णिमा आती है, कितनी बार? 2 बार, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे ब्लू मून। बात समझ में आ गई? ब्लू मून के अंदर लिख लो जल्दी से कि ब्लू मून में क्या है? 2 फुल मून इन 1 मंथ। 1 महीने में अगर 2 पूर्णिमा आती है, 2 बार पूर्णिमा आती है, तो उसको मैं कहूंगा ब्लू मून। ठीक है, ये बात क्लियर? अब देखो दूसरी कॉन्सेप्ट देखो, रेड मून क्या होगा? रेड मून क्या होगा? देखो रेड मून सबसे पहले तो कहां पर दिखाई देगा? रेड मून जो है, जैसे सूर्य ग्रहण लगता है, तो सूर्य ग्रहण जब लगता है तो चांद सूरज के सामने आ गया है ना, तो उस समय क्या होता है कि सन में इस तरीके का केवल एक रिंग दिखाई देता है, ऐसे जैसे मान लो ये सूर्य है और इसके यहाँ पर इतने एरिया में चांद आ गया पूरा, तो ये जो इतना इतना पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये एक रेड रिंग की तरह दिखाई देता है ना। कभी जब फुल मून लगे तो आपको जिस जगह पर भी ये दिखे वहाँ से अगर देखोगे तो ये रिंग दिखाई देगी। वैसे ही जब चंद्र ग्रहण लगता है ना, मतलब कि लूनार एक्लिप्स लगता है, चंद्रमा के ऊपर ग्रहण लगता है, तो चंद्रमा का खुद का प्रकाश तो है नहीं, ऊपर से ग्रहण लग गया, मतलब कि पृथ्वी की छाया में आ गया वो, है ना, तो पृथ्वी की छांव में आ गया, उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ नहीं रहा है। उस समय नॉर्मल आइज से तो वो दिखाई नहीं देता है, पर अगर हम टेलीस्कोप वगैरह से देखें तो उसमें से इंफ्रारेड रेडिएशन निकलता है। क्या निकलता है? इंफ्रारेड रेडिएशन, जिसकी वजह से चंद्रमा कैसा दिखाई देता है? रेड कलर का। ठीक है, मतलब क्या स्थिति है वो समझो। ये सूरज है पीछे की तरफ, ये यहाँ पर मैं मून बना देता हूँ। अब पृथ्वी की परछाई इसके ऊपर पड़ रही है, मतलब कि इसके ऊपर लाइट तो आ नहीं रहा है, तो ये दिखाई देगा क्या? नहीं, इसको ही हम कहेंगे चंद्र ग्रहण। ठीक है, पर उस स्थिति में भी क्या होगा कि इसका खुद के अंदर क्या है? रेडिएशन है। रेडिएशन का मतलब कि ये तो दिन भर मतलब कि हमेशा ही इसके ऊपर सूरज का लाइट पड़ता ही रहता है, और सूरज में क्या है? रेडिएशन। तो रेडिएशन वहाँ की जो चंद्रमा की जो मिट्टी है वो रेडिएशन एब्जॉर्ब करती रहती है, और जब उसको मौका मिला तो वो रेडिएशन इमिट भी करेगी, है ना भाई। अगर सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगी तो इमिट भी करेगी, तो वो इमिटेशन होता है, मतलब कि जो आपका विकिरण है उसका उत्सर्जन होता है, जिसकी वजह से वो कैसा दिखाई देता है? रेड, है ना, रेड कलर का दिखाई देता है। और ये जनरली बहुत ही रेयर होता है। रेयर का मतलब ये है कि इसका दिखाई देना रेयर है, क्योंकि नॉर्मल आइज से वो जनरली दिखाई नहीं देता है। कुछ एपरेटर्स लगा के या कुछ ऐसी जगह पर जाकर जहाँ पर सारी चीज़ें बिल्कुल हमारे अनुकूल हों, जैसे कि लंबी चौड़ी जगह हो जहाँ पर अंधेरा हो, दूर दूर तक कोई लाइट वगैरह नहीं हो, है ना, ऐसी जगहों से उसको आसानी से फिर आप देख सकते हो। ठीक है, क्लियर? चलो, ये दूसरा हो गया रेड मून, ब्लू मून, रेड मून। अब तीसरा है सुपर मून। सुपर मून क्या है? चंद्रमा सबसे पास होगा पृथ्वी के, पहली चीज़। ठीक है, ये तो सही बताई इनने। दूसरी चीज़, पहली लाइन इसमें लिखो कि फुल जो सुपर मून होता है वो नॉर्मल मून से 20% बड़ा दिखाई देता है। कितना बड़ा दिखाई देता है? 20%। जैसे पूर्णिमा के दिन चंद्रमा बड़ा दिखाई देता है, उस पूर्णिमा वाले चंद्रमा से भी ये कितना बड़ा दिखाई देता है? 20%, 20% बड़ा दिखाई देता है, पहली चीज़। ठीक, अब ये कैसे होता है वो भी देख लो। ये मेरे मून का ऑर्बिट है ना, ये अर्थ है। अब अभी मैंने बताया था कि एक जो डिस्टेंस है वो कैसी होगी? न्यूनतम होगी, और एक कैसी होगी? अधिकतम होगी। मतलब कि एक मिनिमम होगी और एक कौन सी होगी? मैक्सिमम होगी। तो मिनिमम और मैक्सिमम, पर सुपर मून के लिए कौन सी डिस्टेंस चाहिए हमको? मिनिमम, शॉर्टेस्ट चाहिए। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या कहते हैं? टर्मिनोलॉजी क्या है उसकी? पेरीजी। क्या कहते हैं? पेरीजी। ठीक है, पेरीजी। तो 2 कंडीशन सुपर मून के लिए होनी चाहिए। पहली चीज तो वो पेरीजी वाली पोजीशन पर हो, है ना। दूसरी चीज कि वो फुल मून वाली पोजीशन पर हो। कौन कौन सी चीज हो गई? पेरीजी भी हो और फुल मून भी हो। अगर ये दोनों कंडीशन एक साथ आती है तो उस मून को मैं क्या कहूंगा? सुपर मून। मतलब पृथ्वी से सबसे पास है वो, और साथ में उस दिन क्या है? पूर्णिमा है। ठीक है, फुल मून है। इस वजह से वो चंद्रमा नॉर्मल जो पूर्णिमा वाला चांद होता है उससे कितना बड़ा दिखाई देगा मुझे? 20%, 20% बड़ा दिखाई देगा, और उसी को हम क्या कहते हैं? सुपर मून। ठीक है, चलो अब अगला लिखो। लो टाइड हाई टाइड की हम बात कर रहे थे। ये चंद्रमा की पूरी कहानी पढ़ ली हमने। अब हम बात करते हैं कि इसकी वजह से हमारी पृथ्वी पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे बड़ा जो प्रभाव है वो कौन सा है? कौन सा प्रभाव है? ज्वार भाटा का। ठीक है, ज्वार भाटा तो देखो उसके बारे में भी थोड़ी सी चीज़ें समझ लो। देखो ये बनाया मैंने पृथ्वी,
ठीक, ये बनाया मैंने मून। अब मून ने क्या किया, अपने ग्रेविटी के थ्रू क्या किया, यहां से पानी को ऊपर खींचना शुरू किया। ठीक है, तो पानी इस तरीके से ऊपर उठा, ये ठीक है, पानी ऊपर उठा। अब पानी ऊपर उठा तो इसी को मैं क्या कहूँगा, इसी को मैं कह दूंगा टाइड बना। ठीक है, किसकी वजह से, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। मान लो ये जो टाइड है ये पॉइंट ए पर बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है, पॉइंट ए पर। अब हमको ध्यान ये रखना है कि चांद भी घूम रहा है और पृथ्वी भी घूम रही है, पर अभी हम ये मान रहे हैं कि वो दोनों रुक गए थोड़ी देर के लिए, है ना, हम थोड़ा समझ रहे हैं इसलिए रुक गए वो। तो चंद्रमा भी रुका हुआ है, पृथ्वी भी रुकी हुई है, तो यहाँ पर इस बिंदु पर क्या हुआ, टाइड बना। अब चूंकि अगर इस तरीके से एक तरफ अगर पानी उठेगा ऊपर, तो जो अर्थ का बैलेंस है वो क्या हो सकता है, बिगड़ सकता है। पृथ्वी का संतुलन क्या हो सकता है, बिगड़ सकता है। मतलब कि अगर हम कहते हैं ना कि भाई एक तरफ अगर कुछ होगा तो उसका जस्ट अपोजिट दूसरी तरफ भी होगा। तो इसी वजह से जब इस तरफ टाइड उठता है, किसकी वजह से, चंद्रमा की वजह से, मून की वजह से, तो पृथ्वी क्या करती है, अपने दूसरी तरफ भी टाइड बनाती है। किसकी वजह से, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। किसकी वजह से, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। मतलब कि चंद्रमा तो एक ही टाइड बनाता है, दूसरा टाइड कौन बनाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स बनाता है। क्यों बनाता है, उसको बैलेंस करने के लिए। ठीक है, यहां पर बनाता हूं, ये देखो, मतलब कि एक ही जगह पर यहां पर भी टाइड बना और बी पॉइंट पर भी टाइड बना, ये दोनों टाइड बने। ठीक है, ये चंद्रमा है, चंद्रमा ने इसको खींचा, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी उसने टाइड बना दिया। जैसे दोनों हाथ में बाल्टी होगी तो बैलेंस अच्छा होगा, वैसे ही पृथ्वी के दोनों बिंदुओं पर क्या बन चुका है, अब टाइड बन चुका है। अब ये टाइड बना है, टाइड का मतलब कि पानी का स्तर क्या हुआ है, ऊपर उठा है, और पानी का स्तर ऊपर उठा है मतलब कहीं ना कहीं से तो पानी आया होगा यहाँ, है ना। तो इस वजह से इन दोनों के लिए क्या होगा, एप्स भी बनेंगे, मतलब कि आपका भाटा बनेगा। तो यहाँ से पानी जाएगा कहाँ, इस तरफ, और यहाँ से इन दोनों तरफ से पानी क्या होगा, इन दोनों तरफ सप्लाई होगा, तभी तो यहाँ पानी का स्तर उठेगा। ठीक है, तो ये दोनों जगहों पर मान लो ये सी और डी पॉइंट है, इन दोनों पर क्या बनेगा, एप बनेगा, है ना, मतलब भाटा बनेगा। यहाँ पर भी एप बनेगा, यहाँ पर भी एप बनेगा। इतनी कहानी समझ में आ गई सबको, है ना। एक एप जो, एक टाइड जो है वो चंद्रमा बनाएगा, दूसरा टाइड कौन बनाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स बनाएगा। ठीक है, मतलब कि 24 आवर्स में, है ना, 24 आवर्स में अर्थ पर क्या हो सकता है, दो टाइड बनते हैं। एक टाइड मून की वजह से बनेगा, दूसरा टाइड किसकी वजह से बनेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। और अगर टाइड दो बनेंगे तो एप भी कितने बनेंगे, दो बनेंगे, है ना। सिमिलरली यहाँ बनेगा और यहाँ बनेगा, दोनों जगह पर भाटा बनेगा जो इन दोनों जगहों को क्या करेगा, पानी सप्लाई करेगा। क्लियर, चलो इतनी बात तो हो गई। अब चंद्रमा क्या कर रहा है, घूम रहा है, इस तरीके से घूमता ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है ना, घूम रहा है। और पृथ्वी भी क्या हो रही है, घूम रही है। अब 27 दिन के बाद जब चंद्रमा घूम फिरकर यहाँ पर वापस आएगा तो क्या ये ए पॉइंट इसके सामने होगा, क्या नहीं होगा, ये तो आगे बढ़ चलेगा, क्योंकि पृथ्वी भी तो घूम ही रही है लगातार, है ना। पृथ्वी भी लगातार घूम रही है, चंद्रमा भी लगातार घूम रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसी पृथ्वी के किसी एक बिंदु ए पर, है ना, अर्थ के किसी भी एक पॉइंट ए पर 24 आवर्स में अगर टाइड बनता है तो उसको ऑप्शन आपको देगा कितनी देर में बनता है, 24 आवर्स में या फिर 24 आवर्स से कुछ ज़्यादा टाइम बताएगा आपको। भाई जैसे नॉर्मली तो हम यही मानेंगे ना कि 24 घंटे बाद यहाँ पर फिर से टाइड बनेगा, पर 24 घंटे बाद वो पॉइंट मून के सामने रहेगा ही नहीं, तो इसलिए 24 घंटे बाद वहाँ पर फिर से टाइड नहीं बनेगा। ठीक है, तो कितनी देर बाद बनेगा, तो देखो चंद्रमा जब ये वापस घूम फिर कर आता है तो इस दौरान, ठीक है, ये 27 दिन के परिक्रमा के दौरान क्या होगा कि अर्थ जो है वो लगभग, ठीक है, अर्थ जो है लगभग 52 मिनट आगे निकल जाती है। कितने मिनट, 52 मिनट। 52 मिनट का मतलब 1 घंटे के समथिंग। मतलब कि अगर मैं कहूं कि पॉइंट ए पर आज 12 बजे टाइड बना है तो अगले कितने घंटे बाद इसी पॉइंट ए पर टाइड बनेगा, तो 12:52 पर। बात समझ में आ रही है, ठीक है। मतलब आज अगर 12 बजे यहाँ टाइड बना है तो अगले दिन इसी जगह पर टाइड कब बनेगा, 12:52 पर, लगभग 1 बजे के करीब, 8 मिनट कम। बात समझ में आ गई, क्यों बनेगा, क्योंकि जब तक ये घूम कर आएगा वापस, है ना, तब तक क्या होगा, ये अर्थ घूम चुकी है, कितने देर में, 52 मिनट का जो है अंतर यहाँ पर आ जाता है। ठीक,
और 52 मिनट का अंतर का मतलब यहाँ पर डिग्री में अगर मैं बात करूँ तो कितने डिग्री चंद्रमा यहाँ से चल लेगा। ए बिंदु पर मैं खड़ा हूँ, मेरे जस्ट सामने चंद्रमा है, उस बिंदु पर टाइड आया, ठीक। अब पृथ्वी घूम रही है 24 घंटे बाद वापस जो है वो ए बिंदु को चंद्रमा के सामने आना चाहिए, पर वो आ पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि उस समय चंद्रमा यहाँ मिलेगा क्या? उसको नहीं मिलेगा, वो तो आगे बढ़ चुका है, ठीक है, वो भी घूम रहा है, पृथ्वी भी घूम रही है। तो 24 घंटे बाद ये पॉइंट यहाँ पर नहीं मिलेगा, तो कहाँ मिलेगा कि चंद्रमा जो है थोड़ा आगे बढ़ चुका है, ठीक। ये चंद्रमा है मेरा, ये आगे बढ़ चुका है। कितना आगे बढ़ चुका है? ये जो है लगभग 52 मिनट आगे बढ़ चुका है। आप पृथ्वी को मान लो चाहे इसको मान लो, बात तो एक ही है। चंद्रमा कितना आगे बढ़ चुका है? 52 मिनट आगे जा चुका है। मतलब ये पॉइंट जो है अब यहाँ पर आना चाहिए, है ना, इस जगह पर। तो एक बार ये 24 घंटे यहाँ से शुरू हुआ इस तरीके से, तो ये घूम कर वापस यहाँ पर आएगा, तब तक 24 घंटे होंगे। पर उसने देखा कि अरे चंद्रमा तो है ही नहीं, तो वो फिर आगे जाता है। आगे यहाँ तक उसको जाने में कितना टाइम लगता है? 52 मिनट का। तो कुल मिला के एक पॉइंट पर 24 घंटे 52 मिनट के बाद दूसरी बार क्या आता है? टाइड आता है। इतनी बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और इसके पीछे फिर मेरे को बैकग्राउंड में बहुत सारी स्टोरी तुमको समझानी पड़ेगी, है ना। 1 मिनट के लिए अर्थ कितना एंगल लेकर के चलती है वगैरह वगैरह, है ना। वो चीज़ें अगर समझोगे तो फिर ये और क्लियर हो जाएगा टाइड, ठीक। फिर टाइड के टाइप्स पढ़ेंगे हम। डेली टाइड्स होते हैं जो रोज़ आते हैं। कुछ टाइड्स जो हैं वो उनको हम कहते हैं कि बिल्कुल हाईएस्ट टाइड है, फिर कुछ लोएस्ट आएंगे, है ना। इस तरीके से सन की वजह से भी टाइड आते हैं। सुनामी तो अर्थक्वेक की वजह से आती है, या ज्वालामुखी वगैरह कोई कंपन वगैरह जब होता है समुद्र के अंदर तो उसकी वजह से लहर बनती है, तो वो आके किनारे पे टकरा जाती है ना। चंद्रमा के कारण इतने। हाँ, अगर चंद्रमा, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं कि चंद्रमा और अर्थ का डिस्टेंस अगर आधा कर दे तो क्या होगा? ज्वार भाटा क्या आएगा? सब कुछ भाटा हो जाएगा, फिर तो ख़त्म ही हो जाएगा भाई। यहाँ पर एक हॉलीवुड में एक मूवी भी बनी थी, उसमें एक कोई सुपर हीरो होता है, वो चंद्रमा को पास लेकर आ जाता है अर्थ के, है ना। तो उसकी वजह से अर्थ में बहुत सारी चीज़ें बदलने लगती है।